नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, आपराधिक मानववध और हत्या, इसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑगस्टीन सल्दाना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4458 सुप्रीम कोर्ट। ये एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानववध और हत्या में जो अंतर होता है उसको बहुत स्पष्ट तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम इस लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपराधिक मानववध और हत्या में क्या अंतर होता है। जो हमारे नए लोग पुलिस विभाग में आए हैं, भर्ती हो गए, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है ऑगस्टीन सल्दाना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4458 सुप्रीम कोर्ट, इसको हम साइटेशन ऑफ द केस बोलते हैं। अर्थात ये जो केस है ये है ऑगस्टीन सल्दाना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, और इसको अगर हमने देखना है तो 2003 का जो सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल लॉ जर्नल होगा, अगर उसको खोलेंगे तो उसके पेज नंबर 4458 पर ये केस लॉ हमें मिलेगा। अब यहाँ जो हमारे नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या जो हाई कोर्ट के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट होते हैं वो हर साल छपते हैं, या तो ऑल इंडिया रिपोर्टर में या क्रिमिनल लॉ जर्नल में। अब ऑल इंडिया रिपोर्टर और ये जो क्रिमिनल लॉ जर्नल है इसमें क्या अंतर होता है कि ऑल इंडिया रिपोर्टर में सारे केसेस छपते हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं सभी केसेस में, चाहे वो सिविल केस है, चाहे वो क्रिमिनल केस है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामले को लेकर कोई मामला है, वो सारे छपते हैं। लेकिन जो ये जो क्रिमिनल लॉ जर्नल होता है इसमें खाली जो क्रिमिनल केसेस की जो लैंडमार्क जजमेंट होती है वही छपती हैं। तो इसको शुरू करते हैं। इस केस की हम पूरी ब्रीफ हिस्ट्री क्या थी और उसके बाद सेशन कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और किस आधार पर दिया, और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने डिसीजन में क्या कहा, इसके बारे में जानेंगे। ऑन 17/5/1989 बिटवीन 10 AM to 10:30 PM Paul Saldana and Felix Saldana were returning to their house after viewing a movie। ये 17 मई 1989 को रात 10 से 10:30 बजे के बीच में ये जो पाल सल्दाना है और फेलिक्स सल्दाना, दो लोग ये फिल्म देख के अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। When they reached near the house of the appellants accused, Augustine and Rocky along with Henry Saldana assaulted them with sticks। जब ये जो ऑगस्टिन सल्दाना है इसके घर के पास पहुंचे तो ऑगस्टिन सल्दाना, उसके साथ रॉकी और एक हेनरी सल्दाना था, इन तीनों ने लाठियों के साथ इनके ऊपर हमला कर दिया। As a result, the assaults of Paul Saldana breathed his last while Felix Saldana suffered grievous injury। तो उन्होंने जो हमला किया लाठियों से, उसके कारण जो पाल सल्दाना था उसकी तो मृत्यु होगी वहीं, लेकिन जो फेलिक्स सल्दाना था ये गंभीर रूप से जख्मी हो गया। On next day around ASI of Muli police station received information from an unknown person of Kumeri that two bodies were lying at Shadguri of Ikala village। तो अगले दिन सुबह करीब 5:15 बजे जो मुल्की पुलिस स्टेशन में एएसआई को किसी ने इन्फॉर्म किया कि सदगुरी जो है अकाला गांव के पास है, वहाँ दो बॉडीज पड़ी हुई हैं। एट द स्पॉट आईयू फाउंड डेड बॉडी ऑफ द डिसीज पाल सल्दाना एंड फेलिक्स सल्दाना इन इंजर्ड कंडीशन। इस इंफॉर्मेशन पर जैसे ही आईयू मौके पर पहुंचा तो उसने पाया कि जो पॉल सल्दाना था वो तो मृत अवस्था में था और फेलिक्स सल्दाना जो घायल अवस्था में वहाँ पड़ा हुआ था। They were taken to hospital and complaint was recorded as per the statement of Felix Saldana। तो आईओ ने तुरंत उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और फिर हॉस्पिटल में वहाँ जो फेलिक्स सल्दाना जो जख्मी हालत में था उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी और उसकी स्टेटमेंट के आधार पर उसने एफआईआर रजिस्टर करी। Investigation was undertaken on the basis of the report of Felix Saldana and on the basis of information given by the accused while in custody recoveries were made। फिर आईयू ने जो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फिर अक्यूज को अरेस्ट किया। अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद उनसे रिकवरीज करी, लाठीज वगैरह जिससे उन्होंने उन लोगों को मारा था। इन्फॉर्मेंट फेलिक्स सल्दाना हैड स्टेटेड दैट ही कुड सी असेलेंट्स बाय फोकसिंग ऑन टॉर्च। फेलिक्स सल्दाना था, इसने ये बताया कि उसके पास टॉर्च थी, इस कारण वो रात के अंधेरे में देख पाए कि वो जो लोग थे वो कौन थे जिन्होंने उसके ऊपर अटैक किया था। ही हैड लॉस्ट consciousness temporarily, but when he was in sense could hear that two taxi drivers were asked by the accused to shift him and deceased to different places, but they refused to do so। उसने ये भी बताया वे कुछ हद तक वो बेहोश हो गया था, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने सुना कि जो एक्यूज थे उन्होंने दो टैक्सी ड्राइवरों से पूछा
कि वह मृतक और उसको वहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर्स थे उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। आफ्टर कंप्लीशन देयर ऑफ चार्जशीट वॉज प्लेस्ड, और पुलिस ने अपनी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसको करने के बाद चार्जशीट उनके खिलाफ न्यायालय में पेश कर दी। ट्रायल कोर्ट एक्यूटेड द एक्यूज्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। जो ट्रायल कोर्ट था उसने जो नीचे लिखे जो ग्राउंड्स हैं इसके आधार पर सभी जो एक्यूज थे उनको बरी कर दिया। तो ट्रायल कोर्ट ने जो अपने डिसीजन में बरी करने का कारण बताया उसमें से एक था, इंजरी सस्टेन्ड बाय द फेलिक्स सल्दाना वाज सो सीरियस दैट इट वाज हाईली इम्प्रोबेबल दैट ही वुड हैव बीन इन ए पोजीशन टू गिव स्टेटमेंट। ट्रायल कोर्ट ने एक तो ये माना कि जो फेलिक्स सल्दाना है उसको जो चोट आई थी वो इतनी गंभीर थी कि ये उसके लिए इतना मुश्किल था कि वो स्टेटमेंट दे पाता, अर्थात वो इतने बुरे तरीके से घायल था कि वो स्टेटमेंट देने की पोजीशन में कैसे था। Doctor stated at one place that Felix Saldana had been taken out of the hospital at the time of spot inspection. He stated subsequently that Felix Saldana was not taken out. ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि जो डॉक्टर था उसने अपनी गवाही में एक बार ये बोला कि जो पुलिस थी वो फेलिक्स सल्दाना को हॉस्पिटल से बाहर स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए ले गई थी, और एक बार उसी डॉक्टर ने ये भी बताया कि फेलिक्स सल्दाना को हॉस्पिटल से बाहर नहीं लेके गए थे। तो इससे भी जो है न्यायालय को संदेह पैदा हुआ। Only in the first information report it was mentioned that witness was holding a torch. अब न्यायालय ने ये भी पाया कि जो एफआईआर लिखी गई थी खाली उसी में ये आया था कि जो विटनेस था अर्थात ये जो फेलिक्स सल्दाना था इसके हाथ में टॉर्च थी, बाकी कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में ये बात नहीं आई थी। टॉर्च वॉज ब्रोकन एंड फेलिक्स सल्दाना डिड नॉट से एज टू हाउ द टॉर्च वॉज ब्रोकन। और जो टॉर्च थी वो टूटी हुई मिली थी। जो पुलिस जब मौके पे गई थी तो टॉर्च उसको टूटी हुई अवस्था में मिली थी, लेकिन फेलिक्स सल्दाना ने ये कहीं भी नहीं बताया कि वो जो टॉर्च थी वो किस वजह से टूटी थी। फेलिक्स सल्दाना डिड नॉट स्पेसिफिकली से एज टू व्हाई टैक्सी ड्राइवर्स declined to take the dead body of deceased and Felix Saldana to a different place, though they gave details in court. तो न्यायालय ने ये भी पाया कि जो फेलिक्स सल्दाना था गवाह उसने ये स्पेसिफिकली नहीं बताया कि जो टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने जो मृतक था उसको और फेलिक्स सल्दाना को दूसरी जगह ले जाने से इनकार क्यों किया। हालांकि जो टैक्सी ड्राइवर्स थे उन्होंने अपनी गवाही में इस बात को क्लियर किया था कि उन्होंने क्यों मना किया था। और एक अन्य रीजन ये था कि देयर वर सेवरल इंजरीज ऑन द बॉडी ऑफ डिसीज्ड and Felix Saldana, while Felix Saldana stated that one blow each was given to the deceased and to him, कि जो फेलिक्स सल्दाना था और जो मृतक था उसके शरीर पर एक से ज़्यादा मतलब कई चोटें पाई गई थी, लेकिन फेलिक्स सल्दाना ने अपनी गवाही में सिर्फ ये बताया था कि उसको और मृतक को सिर्फ एक एक चोट ही मारी थी उन्होंने लाठी की। तो अगर एक एक चोट मारी थी लाठी की तो एक से ज़्यादा इंजरीज उनको कैसे आ गई। द हाई कोर्ट फाउंड दैट एविडेंस ऑफ फेलिक्स सल्दाना वॉज क्रेडिबल एंड कोजेंट। अब जब ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी कर दिया तो केस की अपील जो है सरकार द्वारा हाई कोर्ट में करेगी, और हाई कोर्ट ने जब ये जो फेलिक्स सल्दाना की जो स्टेटमेंट थी इसको परखा तो पाया कि जो फेलिक्स सल्दाना की स्टेटमेंट है ये बिल्कुल विश्वसनीय और ठोस है। डॉक्टर हैड स्टेटेड दैट सेवरल इंजरीज वर पॉसिबल बिकॉज ऑफ वन ब्लो। अब ट्रायल कोर्ट ने तो ये माना था कि भी एक ही चोट मारी थी तो एक से ज़्यादा इंजरीज कैसे आ गई, लेकिन डॉक्टर ने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला था कि लाठी की एक चोट मारने से एक से ज़्यादा इंजरीज आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लाठी सिर पे भी पड़ी, कंधे पे भी लगी और बाजू पे भी टच हो गई, तो जहाँ जहाँ लाठी टच हुई तो वहाँ इंजरी आ सकती है। इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर फेलिक्स सल्दाना टू एक्सप्लेन हाउ टॉर्च वॉज ब्रोकन। तो हाई कोर्ट ने यह भी माना कि फेलिक्स सल्दाना को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी कि टॉर्च कैसे टूटी थी, कि अगर मारपीट वहाँ हुई है तो टॉर्च तो टूट भी सकती है। Doctor's evidence did not affect the credibility of prosecution evidence that Felix Saldana was taken to the spot. और हाई कोर्ट ने यह भी माना कि डॉक्टर की ऐसी गवाही कि वो फेलिक्स सल्दाना को स्पॉट पे ले गए थे इसकी विश्वसनीयता को कम नहीं करती है। Taxi driver clearly established the role of accused person and the veracity of the prosecution version, and also as to why they did not want to take deceased and Felix Saldana in their respective taxis. तो हाई कोर्ट ने ये भी पाया कि जो टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने बिल्कुल क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया था। एक तो ये कि वो क्यों नहीं ले जाना चाहते थे मृतक और फेलिक्स सल्दाना को अपनी टैक्सी में, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो ले जाते तो वो भी फंसेंगे भी इस केस में, इसलिए वो लेके नहीं गए। और टैक्सी ड्राइवर्स की गवाही से ये साबित हो गया कि वो डिसीज्ड और वो जो इंजर्ड फेलिक्स सल्दाना था वो वहाँ पड़ा हुआ था और उसके पास वो 3 लोग खड़े थे और वो 3 लोग ही उनको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए बोल रहे थे। इसका मतलब ये कि उन्होंने उनको मारा होगा। With these findings, accused Augustine Saldana was convicted and sentenced under Section 302 IPC for life imprisonment and fine Rs 5,000.
Similarly, considering the nature of injuries sustained by Felix Saldana, accused Rocky Saldana was sentenced to undergo 1 year imprisonment and fine Rs 1000 under section 324 IPC and Henry Saldana was acquitted. तो हाई कोर्ट ने अपनी इन उपरोक्त फाइंडिंग्स के आधार पर जो ऑगस्टिन सल्दाना था उसको धारा 302 आईपीसी का अपराधी माना और उसे आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा लगाई। और जो फेलिक्स सल्दाना को जो इंजरीज हुई थी उसके आधार पर जो रॉकी सल्दाना था एक्यूज उसको 1 साल की कैद और 1,000 रुपये जुर्माना धारा 324 आईपीसी के अंतर्गत लगाया, जबकि जो हेनरी सल्दाना था तीसरा एक्यूज उसको हाईकोर्ट ने भी बरी कर दिया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट ऑगस्टिन सल्दाना इसने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर करी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट टू द ग्रेविटी ऑफ द जेनेरिक ऑफेंस द आईपीसी प्रैक्टिकली रिकॉग्नाइजेस 3 डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जो सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से आईपीसी व्यवहारिक रूप से आपराधिक मानवत को 3 श्रेणियों में मान्यता देती हैं। ये कौन कौन सी हैं? फर्स्ट डिग्री कल्पेबल होमिसाइड, सेकंड डिग्री कल्पेबल होमिसाइड, थर्ड डिग्री कल्पेबल होमिसाइड। द फर्स्ट इज what may be called culpable homicide of the first degree. This is the gravest form. This is murder, which was defined in section 300 IPC and now it is in 101 BNS as murder and was punishable under section 302 IPC, now under section 103 BNS. तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि हमें अगर किसी अपराधी को हत्या के अपराध में सजा देनी है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका अपराध जो है किस श्रेणी में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि कल्पेबल होमिसाइड जो उसको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं और जो पहली श्रेणी है वो सबसे ग्रेवेस्ट फॉर्म है और जिसको हम बोलते हैं मर्डर यानी कि हत्या। मर्डर की जो डेफिनेशन है पहले आईपीसी की जो सेक्शन 300 है इसमें दे रखी थी और अभी हम देखें तो इसको 101 बीएनएस में डिफाइन किया हुआ है और पहले जो इसकी सजा थी वो सेक्शन 302 आईपीसी में थी और अब इसकी जो सजा है वो 103 बीएनएस में है। The second may be termed as culpable homicide of the second degree, which was defined in first 2 part of section 299 IPC or exceptions under section 300 and now in 100 BNS and exceptions under section 101 BNS as culpable homicide and punishable under first part of section 304 IPC, now under first part of section 105 BNS with the life imprisonment or imprisonment of either discretion which shall not be less than 5 years but may extend to 10 years and fine। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि जो दूसरी तरह का जो आपराधिक मानवध है सेक्शन 299 आईपीसी के जो पहले 2 पॉइंट्स हैं और सेक्शन 300 की जो एक्सेप्शंस हैं जो 5 अपवाद हैं उनके अंतर्गत इसको मान सकते हैं। और बीएनएस के संदर्भ में अभी अगर हम देखें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 100 बीएनएस की जो उसके पहले 2 पॉइंट्स में है और जो एक्सेप्शंस 5 दे रखी हैं वो सेक्शन 101 बीएनएस में है और इसकी जो सज़ा पहले आईपीसी के सेक्शन 304 के फर्स्ट पार्ट में थी और अब जो है बीएनएस की सेक्शन 105 के फर्स्ट पार्ट में है और इसके लिए जो सज़ा है वो आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकता है। Then there is culpable homicide of third degree. This is the lowest type of culpable homicide, which was defined in the third part of section 299 IPC. Only knowledge is present that the act is likely to cause death, but there is no intention to cause death, and the punishment provided for it is also the lowest among the punishment provided for the 3 grades. Culpable homicide of this degree was punishable under second part of section 304 IPC and now 105 BNS and is punishable with imprisonment of either discretion which may extend to 10 years and fine। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया गया कि जो तीसरी तरह का कल्पेबल होमिसाइड है ये बिल्कुल लोएस्ट कैटेगरी का कल्पेबल होमिसाइड है जिसको सेक्शन 299 आईपीसी के तीसरे भाग में डिफाइन किया गया है। इसमें अपराधी की किसी व्यक्ति को मारने की कोई नीयत नहीं होती, केवल नॉलेज होता है कि वो जो काम कर रहा है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और इसके लिए जो सजा का प्रावधान पहले आईपीसी की सेक्शन 304 के सेकंड पार्ट में था और अगर अब देखें हम तो बीएनएस की सेक्शन 105 उसके सेकंड पार्ट में है और इसके लिए जो सजा है वो दोनों में से किसी भांति की मात्र 10 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि हत्या के मामले में अगर किसी को सजा देनी है तो ये देखना पड़ेगा पहले
कि उसका जो मामला है वो किस श्रेणी में आता है, फर्स्ट डिग्री मर्डर में आता है, सेकंड डिग्री मर्डर में आता है या थर्ड डिग्री मर्डर में आता है। और ये उस ऑफेंस की जो ग्रेविटी है उसको देखते हुए ही निर्धारित किया जाएगा। और इसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इसको डिफ्रेंशिएट किया। वो किस तरह से किया? द फॉलोइंग कंपैरेटिव टेबल विल बी हेल्पफुल इन अप्रिशिएटिंग द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू ऑफेंसेस। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया कि जो नीचे दिया गया टेबल है इसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि इन दोनों में क्या भिन्नता है, अर्थात कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर यानी कि आपराधिक मानववध और हत्या में क्या अंतर है। अभी जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो सेक्शन 100 है BNS की, उसमें कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन दे रखी है, जबकि पहले IPC में 299 में थी। और मर्डर की डेफिनेशन जो है धारा 101 BNS में दे रखी है, जबकि पहले ये धारा 300 IPC में थी। द पर्सन कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन, कि कोई व्यक्ति आपराधिक मानववध करता है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु हुई है। और सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन। जैसा कि हमने धारा 101 के जो अपवाद थे 5 उनमें पढ़ा था, उनको छोड़कर आपराधिक मानववध जो हत्या हो जाएगा यदि वह कार्य जिससे मृत्यु हुई है इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। और 101 में भी लिखा विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। लेकिन इसमें मेन अंतर क्या है? मेन अंतर ग्रेविटी का है। जो धारा 100 है उसमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ था कि A एक गड्ढा खोदता है, उसके ऊपर घास फूस और लकड़ी बिछा देता है, और B उसके ऊपर से उसको पक्की जमीन समझते हुए गुजरता है और उस गड्ढे में गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात यहाँ उसकी जो मरने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम थी। और जो सेक्शन 101 है उसमें क्या एग्जाम्पल दे रखा था कि A B को शूट कर देता है, यानी कि अगर कोई किसी को गोली मारेगा तो अगर गोली लग जाती है तो उसकी मरने की पॉसिबिलिटी 100% हो जाती है। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने की नीयत से कोई काम करता है जिसमें मृत्यु होने की संभावना है। अब यहाँ खाली मृत्यु होने की संभावना है। मान लीजिए A जो है उसकी किडनी खराब है, B को इस बात का नॉलेज नहीं है, और B उसकी मृत्यु करने की नीयत से उसको एक मुक्का मारता है जो बड़ी जोर से नहीं मारता है, परंतु क्योंकि उसकी किडनियां खराब थी इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात अगर उसी फोर्स से मुक्का किसी स्वस्थ आदमी को मारा जाता तो हो सकता है उसकी मृत्यु नहीं होती। और मर्डर में क्या है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू होम द हार्म इज काज्ड, ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने की नीयत से कोई काम करता है जिसमें अपराधी जानता है कि जिस व्यक्ति को उसने चोट पहुंचाई है उसकी मृत्यु संभव है। अब इसको इसी एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए A की किडनियां खराब हो चुकी हैं और B को उस बात का नॉलेज है कि इसकी किडनियां खराब है, अगर मैं एक मुक्का इसकी किडनी पर मारूंगा तो इसकी मृत्यु संभव है, और वो ये जानते हुए कि उसकी किडनियां खराब है उसको मुक्का मारता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वो मर्डर का दोषी होगा। और मर्डर का तीसरा पॉइंट था विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कॉज ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, कि ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने की नीयत से कोई काम करता है और वो जो चोट पहुंचा रहा है वो प्राकृतिक के साधारण क्रम में मृत्यु करने के लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी व्यक्ति को तलवार से काट दिया या बेसबॉल का बैट लिया और उसकी सिर पे मारी और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु कर दी। अर्थात ये ऐसी चोटें हैं जिसमें कि मृत्यु होने की पूरी संभावना है। एक पॉइंट ये नॉलेज वाला था, विद द नॉलेज दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, इस नीयत से कोई काम करता है जिसमें मृत्यु होने की संभावना है। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है दिन के समय जंगल में शिकार करने गया और उसने देखा कि झाड़ी के ऊपर एक जंगली मुर्गा बैठा हुआ है। हालांकि ये जो शिकार करना है अपने आप में एक अपराध है। अब उसको इस बात का नॉलेज है कि दिन में उसके अलावा और लोग भी जंगल में आते हैं, कुछ घास फूस इकट्ठा करने के लिए आते हैं, कुछ लकड़ियां बीनने के लिए आते हैं, या कुछ अपने पशुओं को चराने के उद्देश्य से आए हो सकते हैं। उसको कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस बात का उसको नॉलेज है कि इस झाड़ी की दूसरी तरफ कोई अन्य व्यक्ति हो भी सकता है, और फिर वो उस जंगली मुर्गे को मारने की नीयत से फायर करता है और वास्तव में दूसरी तरफ कोई व्यक्ति होता है जिसको गोली लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब ये माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। और मर्डर में क्या था? विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death of such bodily injury as is mentioned above.
कि इस ज्ञान के साथ कोई काम करता है जिसमें अपराधी जानता है कि वो जो काम कर रहा है इतना खतरनाक है कि उससे अवश्य ही किसी व्यक्ति की या तो मृत्यु होगी या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचेगी जिसमें मृत्यु होने की पूरी पूरी संभावना है, और वह मृत्यु या जो उपरोक्त चोट जो पहुंचा रहा है इसका उसके पास कोई बहाना ना होने के बावजूद भी इस कार्य को करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, कसाब और दूसरे लोग आए थे और उन्होंने लिया और सीधे फायर खोल दिया AK-47 का निर्दोष लोगों के ऊपर। उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, कई लोग मारे गए। अब उनसे अगर ये पूछा जाता कि आप इनको क्यों मार रहे हो, क्या आपकी इनसे दुश्मनी थी, तो उनके पास कोई भी बहाना नहीं था जिसके कारण वो अपने उस कार्य को उचित सिद्ध कर सकते हैं। परंतु वो जानते थे कि वो जो काम कर रहे हैं वो इतना खतरनाक है कि इससे अवश्य ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचेगी जिसमें मृत्यु होने की पूरी पूरी संभावना है। इट इज जीनस, इट इज स्पीसीज। तो आपराधिक मानववाद जो एक तरह का ये वंश है और जो हत्या ये इसकी एक प्रजाति है। अर्थात आपराधिक मानववाद एक पेड़ है और हत्या जो इसकी एक शाखा है। लोअर डिग्री ऑफ इंटेंशन और नॉलेज, डेथ इज पॉसिबल बट नॉट सर्टन। अब ये जो आपराधिक मानववाद है इसमें अपराधी की जो दूसरे व्यक्ति को मारने की चाहे नीयत है चाहे नॉलेज है उसकी डिग्री कम होती है और उसमें जो पीड़ित की मृत्यु होने की संभावना भी कम होती है। जैसा कि हमने पहला एग्जांपल लिया था कि भी वो गड्ढा खोदता है, गड्ढे के ऊपर घास फूस और लकड़ियां बिछा देता है। अब गड्ढे में गिर के आदमी मर भी सकता है और बच भी सकता है, उसकी मरने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और मर्डर में हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन और नॉलेज एंड डेथ इज ऑलमोस्ट सर्टन और वेरी लाइकली। और मर्डर में क्या होता है कि व्यक्ति की जो नीयत है चाहे नॉलेज वो बिल्कुल हायर डिग्री पे होता है और उसमें मृत्यु की पूरी पूरी संभावना होती है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर गोली चलाएगा या तलवार से काटेगा मान लो, तो उस व्यक्ति की मृत्यु होनी लगभग निश्चित होती है। ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। सारे आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं हो सकते हैं। ऑल मर्डर में भी कल्पेबल होमिसाइड, पर सारी जो हत्याएं हैं वो प्रारंभिक रूप से आपराधिक मानवबद्ध हो सकती हैं। अर्थात अगर हम नटशेल में देखें तो आपराधिक मानवबद्ध में जो ग्रेविटी इट इज ऑन द लोअर साइड और जो मर्डर है इसमें जो ग्रेविटी है वो इट इज ऑन द हायर साइड। यानी कि जो आपराधिक मानवबद्ध है इसमें अपराधी अपेक्षाकृत घातक हथियारों का कम इस्तेमाल करता है, जबकि जो मर्डर है उसमें अपराधी की ऐसी नीयत होती है कि उसने उस व्यक्ति की मृत्यु करनी ही करनी है और वो काफ़ी घातक हथियारों का प्रयोग करता है। फाइनल ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो आपराधिक मानववाद और हत्या में डिफरेंस बताया इसके आधार पर उसकी सजा निर्धारित करी और उसमें सजा निर्धारित करते हुए क्या बताया, द ब्लो वाज सेड टू हैव बीन डिलीवर्ड विद द स्टिक एंड इन द पिच डार्क नाइट ऑफ द टाइम इन द फॉरेस्ट। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या पाया कि लाठी का वार जो मृत्यु को किया गया था वो जंगल में अंधेरे में किया गया था। It could not reasonably be stated with any certainty that the accused chose the vital part of the body to inflict the injury। और इसी कारण ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जो अपराधी था उसने जानबूझकर बॉडी का जो वाइटल पार्ट है अर्थात जो मृतक था उसके सिर पर ही चोट मारने की नीयत से चोट मारी थी। That the blow was aimed without any of such specific intention could have landed on the head due to so many other circumstances than due to any positive intention also। तो माननीय न्यायालय ने क्या बताया कि वो जो उसने रात के अंधेरे में वार किया था वो किसी अन्य कारण से भी ऐसा जरूरी नहीं था कि उसकी ऐसी नीयत थी कि उसके सिर पर ही उसने वार करना है, परंतु किसी अन्य कारण से भी वो बिना किसी ऐसी नीयत के बाय चांस उसके सिर पर लग गया होगा। We therefore alter the conviction of appellant Augustine Saldana from section 302 IPC to section 304 part 2। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसकी जो सजा थी वो धारा 302 आईपीसी से हटाकर 304 आईपीसी के पार्ट सेकंड में डाल दी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये पाया कि अपराधी ने जंगल में अंधेरे में उसके ऊपर जो हमला किया था और ये नहीं कहा जा सकता कि अंधेरे में उसने जो है सिर का निशाना लगाकर अर्थात जो बॉडी का वाइटल पार्ट होता है उसका निशाना लगाकर उसकी मृत्यु करने की नीयत से उसको चोट मारी है। ये भी हो सकता है कि उसने उसको खाली चोट मारी थी और वो बाय चांस उसके सिर के ऊपर लग गई और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि अपराधी को इस बात का नॉलेज था कि वो जो काम कर रहा है उससे मृत्यु हो सकती है, उसको खाली इस बात का नॉलेज था, उसकी इंटेंशन नहीं थी। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि उसका ये अपराध धारा 304 के पार्ट 2 में आता है, ना कि धारा 302 आईपीसी में।
कस्टोडियल सेंटेंस ऑफ 8 years वुड मीट एंड्स ऑफ जस्टिस। और फिर माने सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 8 साल जो अब तक अपराधी जेल में गुजार चुका है उतनी ही सजा उसके लिए पर्याप्त है, और फिर माने सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रिहा कर दिया। ये था आपराधिक मानववाद और हत्या में अंतर, जिसे हमने एक केस लॉ ऑगस्टीन सल्दाना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इसके माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपका कोई इस संदर्भ में प्रश्न हो तो भी आप मुझे भेज सकते हैं और मैं यथाशीघ्र ही उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।